बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। आप कहानी कुर्सी की देख रहे हैं। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान हमारे साथ हैं। अब एक खबर आपको देते हैं, जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है और इसमें ट्रंप ने जितनी कोशिशें की कि युद्ध रुक जाए, वो कहां तक पहुंचा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस लगभग 4 साल लंबे युद्ध को बहुत वक्त बीत चुका, स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। इस बार इस बीच शांति के कई प्रयास हुए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। एक बार फिर वही हाल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर 1 घंटा फिर बात की। यह दोनों नेताओं के बीच हुई छठी बातचीत है जब से ट्रंप जनवरी में आए चुन करके। इस दौरान पुतिन ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर यह साफ कह दिया है कि वो बातचीत के जरिए चाहेंगे कि इस युद्ध का हल हो जाए, लेकिन इस युद्ध को शुरू करने के पीछे जो उनके मुख्य उद्देश्य थे, जो लक्ष्य थे, उनसे रूस पीछे नहीं हटेगा। वो लक्ष्य युद्ध से पूरे हों तो ठीक, बातचीत से पूरे हों तो ठीक, वो लक्ष्य पूरे होने जरूरी हैं। इस वक्त कोई तत्काल सीज फायर वो नहीं करने वाले हैं। मतलब युद्ध फिलहाल नहीं रुक रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद। और ट्रंप ने भी यह कह दिया है कि पुतिन से वो बहुत निराश है। उन्हें लगता है कि पुतिन यूक्रेन में युद्ध रोकना ही नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें ज़ेलेंस्की की, तो ज़ेलेंस्की बहुत हाल तैयार है। आप उनसे आज पुतिन कह दें कि अब अभी हम सीज फायर करते हैं, तो वो तो चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। लेकिन इस बीच में ट्रंप ने कुछ एक ऐसे फैसले लिए हैं जो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लिए बहुत खतरनाक हैं। पहले तो वो कुछ हथियार इनको और भेजने वाले थे, वो खेप उन्होंने रोक दी है, तो ये पहला झटका। और अब वो ये लगभग मन बना चुके हैं कि जिस वजह से लड़ाई शुरू हुई कि मेरे दरवाजे तक नेटो आ जाएगा, ये पुतिन ने कहा, और यूक्रेन चाहता था नेटो की मेंबरशिप। तो ट्रंप अब उस मन के बिल्कुल नहीं है कि यूक्रेन को हम नेटो में शामिल करें, बस इन्होंने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। तो हर लिहाज से अगर देखें तो युद्ध रुकने की स्थिति में फिलहाल बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक मजेदार वाकया हुआ। ये जो बातचीत मैंने आपको बताई 1 घंटा फोन पर हुई थी, उस वक्त उससे थोड़ी देर पहले पुतिन जो थे वो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के बीच में थे, मंच पर थे, बातचीत चल रही थी, और वहाँ उन्होंने अचानक बीच में कहा, माफ़ी मांगते हुए कहा सबके सामने कि अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और लंबी बात भी मैं कर सकता था आपके साथ, लेकिन क्या करें, मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए जाना है और मैं उनको इंतज़ार नहीं कराना चाहता, क्योंकि बड़ी अजीब परिस्थिति हो जाती है, वो किसी भी बात का बुरा मान सकते हैं। ये पुतिन ने कहा, और उसके बाद फिर वो वहां से उठ करके चले गए। सुनिए। Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить, но так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидеться еще. Спасибо вам большое, удачи. तो अब ट्रंप के मिजाज से एक्चुअली हर कोई दुनिया भर में वाकिफ है, और पुतिन और उनके रिश्ते हालांकि बुरे तो बिल्कुल नहीं कहे जा सकते, ठीक ठाक ही रिश्ते हैं। ट्रंप तो कहते रहे कि मेरे अच्छे परिचित हैं वो, लेकिन उनको भी डर है कि वो मैं किसी तरीके से इनको नाराज ना कर दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। पुतिन चाहते हैं नेगोशिएटेड सेटलमेंट। आपने बताया था ये 6वीं कॉल थी और 1 घंटे की कॉल थी, इसका मतलब काफी डिस्कशन हुआ है। और दूसरी चीज, ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट तो चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो मूल कारण जिसकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ है, वो मूल कारण को सॉल्व किया जाए। उसमें मूल कारण क्या था? नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, यानी कि चाहे वो लिथुनिया हो, लातविया हो, एस्टोनिया हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, ये देखिए सब जगह जो यूक्रेन के साथ ऊपर से बाल्टिक से लेके ब्लैक सी तक जितने देश हैं, उन देशों में जब वो नाटो में ज्वाइन किए और जब यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था, तो कहीं ना कहीं रशिया को लगने लग गया कि अब हमारी सिक्योरिटी नींव हिल रही है, हमारी फाउंडेशन जो सिक्योरिटी की है वो हिल रही है। इसी वजह से अटैक हुआ। दूसरा, 3.5 साल हो गए अटैक हुए, तो अगर 3.5 साल हुए तो उनकी गवर्नमेंट, उनकी जनता भी तो पूछेगी आपने क्या अचीव किया। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो डॉनबास का पूरा एरिया, चाहे वो लुहांस्क है, डोनेस्क है, और शुरू करें तो सूमी में बफर जोन और खार्किव को लेना और डॉनबास को अपना एज अ बफर जोन रखना, जो उनकी टेरिटरी में ही आएगा, और फिर नीचे से खेरसों से ओडिशा की तरफ जाना। तो ये पूरा जो बेल्ट वो लेके रखना चाहते हैं, जो कि नियरली 30% के करीब उनकी टेरिटरी, 20 तो ऑलरेडी है उनके पास, क्रीमिया ऑलरेडी है उनके पास, और क्रीमिया का लिंक एक ब्लैक सी के थ्रू होते हुए डायरेक्टली जाए जो डॉनबास एरिया तक, ताकि क्रीमिया को कनेक्ट कर सके। 30% यूक्रेन अपने कब्जे में चाहते हैं, 25 से 30% यूक्रेन वो अपने कब्जे में चाहते हैं। लड़ाई छिड़ने के
बाद से कितने कितने टेरिटरी पे कब्जा कर चुके हैं ये? 20% टेरिटरी पे कब्जा कर चुके हैं और अब 5 से 10% और है, जो कि पोक्रोवस से लेके अगर हम जाएं नीचे तो वो जाएगी उड़ीसा तक। पर उड़ीसा नहीं लेना चाहते। अगर उड़ीसा लेंगे तो ब्लैक सी के थ्रू सारा लिंक कट हो जाएगा, कोई भी पोर्ट नहीं रहेगा यूक्रेन के पास। मतलब साफ है सर, वो जंग जीत रहे हैं, पुतिन जंग जीत रहे हैं, इसका मतलब ऑन ग्राउंड पुतिन जंग जीत रहे हैं। और लास्ट टाइम अगर आप याद रखिए, जब बातचीत होने वाली थी तो क्या किया यूक्रेन ने? जेलेंस्की ने अटैक किया वो बॉम्बर बेसिस के ऊपर, ऑफ स्पाइडरवेग। यानी कि जब बातचीत चल रही है पीस के ऊपर, आप जाके उनके 20 बॉम्बर उड़ा देंगे तो कोई छोड़ेगा आपको? उससे कोई फर्क नहीं पड़ा पुतिन को। पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो आदमी जो आदमी जंग जीत रहा हो वो क्यों चाहेगा सीज फायर? वो तो चाहेगा कि भाई मैं 4 साल से लड़ रहा हूं तो मैं जंग पूरी करूं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि जो इनकी लास्ट दोनों देशों की, रूस और पुतिन के बीच, मतलब यूक्रेन और रशिया के डेलीगेशंस के बीच में जो पीस टॉक हुई थी, उसमें ये बताया कि जो रशियन डेलीगेशन था उसने एक वक्त, वो मीडिएशन भी अमेरिकन करा रहे थे, और उन्होंने बातचीत के बीच में एक वक्त रशियन डेलीगेशन, अमेरिकी डेलीगेशन को बाहर जाने के लिए बोल दिया रशियंस ने। उनका कहना ये है, और पुतिन ये चाहते हैं इंडिया की तरीके से, कि हमें कोई मीडिएशन नहीं चाहिए, अब अगर बात करनी है तो हम और वो सीधे करेंगे, आप बीच में मत पड़िए। वो भी इस हक में नहीं है कि ट्रंप इसमें चौधरी बने। तो ये पुतिन वो बिल्कुल इस बात के खिलाफ हैं। अब ये एक और झटका होगा इनके लिए अगर ऐसा होता है तो। देखिए, एक बात तो किसी भी लड़ाई झगड़े में पक्की होती है कि अंतिम में अगर वो दोनों बैठ के जो लड़ रहे हैं वो समझौता करते हैं तो कुछ उसका पॉजिटिव इफेक्ट आप देखते हैं। किसी ने करा दिया तो या तो दबाव बना के चलो चलो छोड़ दो, अब खत्म करो, तुम्हारा जो भी नुकसान है, तुम्हारा जो भी नुकसान है वो खत्म करो। क्या ऐसी स्थिति में कोई भी देश है? तो बिल्कुल नहीं है। न तो वो जेलेंस्की सुनने को तैयार हैं, और पुतिन को तो खैर क्या कोई सुनाएगा। इतने लंबे शीत युद्ध के बाद, यूएसएसआर के टूटने के बाद कहा गया कि मिखाइल गोर्बाचेव के बाद अब युग ही खत्म हो गया, लेकिन आज तक युग तो रशिया का खत्म नहीं हुआ, ये एक सुपर पावर बना हुआ है। अब असली जो मसला है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ये एक इस तरह की चीज है, चूंकि अभी उनको समझ में आ रहा है कि चाइना की स्थितियां बहुत खराब हैं, उसके अंदरूनी हालात खराब हैं, उनके साथ जो कुछ भी अभी तक उनकी ट्रेड डील थी, उनकी कंपनियां जो आगे बढ़ रही थी, वो नहीं हो पा रहा है। तो एक तो उनको भारत का बड़ा बाजार दिखता है, जिसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, कुछ भी कर लो भारत के बाजार में एंट्री मिल जाए प्रॉपर, उसी पर सारी लड़ाई चल रही। दूसरा उनके लिए भी है कि अगर एक बार रशिया से हुआ तो रशिया जब ओपन अप करेगा, जिसकी बात वो अभी नहीं करते हैं, लेकिन रशिया जब ओपन करेगा तो एक बहुत बड़ा मार्केट चाइना से कट कर अमेरिका के लिए जाएगा। ये इतना भर नहीं है कि दोनों देश एक दूसरे को चाहते हैं कि चलो युद्ध खत्म हो जाए, सब एज इट इज हो जाएगा, स्टेटस को हो जाएगा। स्टेटस को नहीं होना है। ट्रंप दुनिया में कुछ अलग सी दुनिया बनाने का ख्वाब लेकर आए हैं। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कोई अमेरिका में कुछ बिल लाना, अमेरिका में कुछ जिसको कहते हैं खर्चे कम कर देना, या कुछ देशों से, इतना भर नहीं। वो पूरी दुनिया में अमेरिका को नए सिरे से स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन ये मान जाए, जेलेंस्की ये मान जाए, या दुनिया में जहां जहां भी है, और फिर हर जगह ट्रेड के जरिए अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी कायम रख सके। मैं आपको बताता हूं, वो बिल इन्होंने पास कर दिया है ट्रंप ने, जिसको लेकर के एलन मस्क का इनका झगड़ा हुआ। उससे पहले भारत से जुड़ी खबर अमेरिका के हवाले से, वो भी आपको बता दें। एक तो अमेरिकी सेनेट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस एम्बिशियस, जिसे वो कहते हैं वन बिग बोल्ड ब्यूटीफुल बिल, उसको पारित कर दिया है। 27 घंटे तक वोटिंग चली, बहुत अमेंडमेंट भी हुए, और ट्रंप के इस बिल को सिर्फ 1 वोट से बहुमत से मंजूरी मिली है। 1 वोट। इंटरेस्टिंगली जब वोट हुआ तो मामला टाई हो गया, और बिल के पक्ष में 50 वोट पड़े और इसके विरोध में 50 वोट पड़े। इसके बाद सेनेट के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने बिल के पक्ष में वोट डालकर इसको पारित करवा दिया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप इस बिल को पास कराने के लिए पिछले 2.5 महीनों से जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बिल के पारित होने से अमेरिकी जनता को टैक्स में $5.5 ट्रिलियन की छूट मिलेगी। ट्रंप सरकार डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, $600 बिलियन बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इसके अंदर है। अप्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई, इस पर वो ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। उनका कहना है कि इससे हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, लोगों के टैक्स में कमी आएगी तो उनकी जेब में बचत होगी। लेकिन सब्सिडी उन्होंने कम करने का फैसला नहीं किया है। अभी झगड़ा क्यों हुआ था? क्योंकि इससे अमेरिका का जो कर्ज है उसकी सीलिंग और बढ़ जाएगी। $5 ट्रिलियन कर्ज
अब अमेरिका ले सकता है इस बिल के बाद। अब उनका और एलन मस्क का झगड़ा यही है, और बीच में ऐसा लगा था कि दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई है, लेकिन उसके बाद तो ट्रंप ने मामले को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे कि एलन मस्क को भी डिपोर्ट करना है क्या। ये अमेरिकी मूल के नहीं है, ये साउथ अफ्रीका के हैं। उन्होंने कहा हम चेक करेंगे इनके कागज वागज, इनको वापस भेजना पड़ा तो इनको भी भेजेंगे। तो उनके बीच में कोई सुलह नहीं हो रही है। और एलन मस्क ने ये धमकी और चेतावनी दी थी कि ये बिल अगर पास हो गया तो इस बिल के पास होने के बाद फिर वो एक नई पार्टी बनाएंगे और अगला इलेक्शन लड़ेंगे। तो अमेरिका में अब ये डेमोक्रेट और रिपब्लिकन इनके बीच में जो ये होता रहता है हर चुनाव में मुकाबला, अब वो चाहते हैं कि इसमें एक नई पार्टी बनाकर उसको भी लोगों के बीच रखा जाए। सुनाते हैं। The yeas are 50, the nays are 50. The Senate being evenly divided, the Vice President votes in the affirmative. The bill as amended is passed. We had a big day today. The bill passed and I think it's going to do very well in the House. आज हमारे लिए बड़ा दिन था। बिल पारित हो गया और मुझे लगता है कि हाउस में भी ये बिल पारित हो जाएगा। हम देखेंगे कि मसले कैसे सुलझते हैं। लग रहा है कि ये बिल समय से पहले पारित हो जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। मुझे बिल पारित होने की खुशी है। मुझे लगा था कि सीनेट में ये मामला पेचीदा होगा। हमारे लिए हाउस से ज्यादा सीनेट में चुनौतियां होंगी। हम बिल को वहां ले गए और मोटा मोटी हम जो चाहते थे उसको मंजूरी मिल गई। एक शानदार पैकेज है, पास हो गया। तो ये अब तक का पारित किया गया सबसे बड़ा विधेयक होगा। ज्यादातर लोग 7 या 8 अलग अलग बिल चाहते थे और मुझे लगा कि ये तो मुश्किल काम होगा, यानी या तो 100% सहमति होगी या फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बिल में सबके लिए कुछ न कुछ है। इस तरह एक साथ पारित करने का फायदा होगा। तो हम इस बात से खुश हैं। नतीजों से हमें खुशी We're होगी। doing it this way. So we're happy about it. We're happy with the result. और एक भारत से जुड़ी खबर यह कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में एफबीआई के चीफ काश पटेल के साथ बैठक की है और उनसे संगठित अपराध, ड्रग तस्करी, आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग पर उन्होंने बात की है। और उन्होंने पोस्ट करते हुए एक्स पर जयशंकर ने लिखा है कि आज एफबीआई के चीफ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको बता दें, जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के निमंत्रण पर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर मौजूद हैं। तो उनकी एफबीआई चीफ से मुलाकात भी हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हो चुकी है, रक्षा मंत्री की अभी वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी। तो भारत की अमेरिका के साथ लगातार एंगेजमेंट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं इस बीच। सर, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खासतौर से हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोग मतलब कुछ लोग देश में परेशान थे जब से वो लंच हुआ है। बिरयानी, बहल साहब को पता क्या क्या बिरयानी में था, लेकिन वो असीम मुनीर साहब की जो लंच हुआ उसके बाद से। और ये समझना चाहिए कि लंच कितने भी हो जाएं, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है, एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और दोनों देशों का मुकाबला आप किसी एक लंच से नहीं कर सकते, इसको भी समझने की ज़रूरत है। और इसलिए वो ट्रंप साहब 15 बार 12 बार कितनी भी बार बोलते हैं, फिर वापस वहीं आकर बैठते हैं कि भारत के साथ कैसे काम किया जाना चाहिए। ये जो बिल पास हुआ ना, ये भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इससे भी भारत के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, रास्ते खुलने वाले हैं। कुछ चीज़ों पर परेशानियां भी होने वाली है, लेकिन वो बड़ा है। और ट्रंप जो है, जब आए थे, आपको याद हो बाइडेन की जब सरकार थी, तब भी वो, जैसे पहले हम यूक्रेन की बात कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि भाई वो युद्ध बंद कराना चाहते हैं। उनका सारा फोकस ट्रेड पर है कि दुनिया में एक ट्रेड के रास्ते से कैसे पूरी दुनिया को बदला जाए, तस्वीर को बदला जाए। उसके लिए वो चाइना के साथ झगड़ा भी करते हैं, साथ भी आते हैं, पुतिन के साथ निराश भी होते हैं, किसी दिन खुश भी हो जाएंगे। आज 1 घंटे बात हुई है, किसी दिन आधा घंटे बात होगी तो वो कहेंगे आई एम हैप्पी विद पुतिन। तो वो सारी बातें चल रही है। और विदेश मंत्री की मार्को रूबियो के साथ बातचीत, आपको याद हो ऑपरेशन जो सिंदूर था, उस समय जेडी वैंस और मार्को रूबियो के साथ ही बात चल रही थी विदेश मंत्री की। और वो लगातार बातचीत चल रही है, रक्षा के सौदों को लेकर भी, विदेश मामलों को लेकर भी। प्रवासियों का जो मामला था उसमें भी भारत का एक, हमारी भी तो डील होनी है इनसे, ट्रेड डील होनी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो पूरा फोकस ट्रेड डील को लेकर है। और भारत भी चाहता है कि उनके साथ एक ट्रेड डील हमारी बेहतर तरीके से चलते रहे। और डिफेंस का भी जो पूरा मसला है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, वो भी मजबूत रहे। एक चीज और हो रही है सर, वहां पर इनके एक सेनेटर या कांग्रेसमैन जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की, ट्रंप की पार्टी के, इन्होंने कहा है कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं, जिसमें भारत भी है, उनके ऊपर 500% टैरिफ हम लगाएंगे। निश्चित रूप से ये कहा गया। उसके जवाब में जयशंकर अपने विदेश मंत्री का बयान भी आ गया है कि भाई हमारा दूतावास इस पर नजर रखे हुए है और जिसको जो कहना है करे। भारत इतना सक्षम है कि हमें जो ठीक लगेगा, हमारे देश के आर्थिक हित में, हमारे देश के हित में लगेगा, वह निर्णय लेने से हम पीछे हटेंगे नहीं। जयशंकर ने बहुत स्पष्ट कर दिया है।
अभी जयशंकर विदेश दौरे पे अमेरिका में है, अभी एलन मस्क ने जिस तरीके से ट्रंप को लेकर धमकी दी है, दोनों के बीच चल रहा है, तो ये बता रहा है कि भाई ट्रंप किस तरह का काम करता है। जब उनके करीबी भरोसेमंद जो उनको चुनाव जितवाने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, चुनाव जीतने के 6 महीने के अंदर वो आपसे पूरी तरीके से दूर हो जाता है और महाअभियोग चलाने की धमकी दे रहा है। एलन मस्क कह रहे हैं कि इसके ऊपर तो महाअभियोग लाना चाहिए या मैं नई पार्टी लेकर आऊंगा। ट्रंप कह रहे हैं कि भाई जो सब्सिडी हमने दी है एलन मस्क को स्पेस के लिए, उसकी मैं जांच करवाऊंगा और हो सकता है कि जो पैसा दिया है वो रिकवरी भी इससे कर सकता हूं। तो अब एलन मस्क तो चुनाव जीत कर आया, लेकिन अब एलन मस्क ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या है कि ट्रंप ने चुनाव के पहले बहुत, जिसे कहते हैं कि बाइडेन के कहा था कि भाई बाइडेन बहुत ढीले ढाले राष्ट्रपति है, ये युद्ध रुकवा नहीं पा रहे, मेरे आते ही मैं 100 दिन के अंदर युद्ध रुकवा दूंगा रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब उनको लग रहा है कि चुनाव के पहले तो मैं बस बड़बोलेपन से बोल रहा था कि मेरे राष्ट्रपति बनते ही रूस घुटने टेक देगा और युद्ध रुक जाएगा, लेकिन अब रूस उनके सुन नहीं रहा है, युद्ध लगातार जारी है। तो अब ट्रंप को लग रहा है कि भाई मतलब मैं जब चाहता हूं मैं युद्ध तो कर देता हूं, ईरान पे बम गिराना है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन मेरी रूस नहीं सुन रहा है और ये ट्रंप के लिए मुश्किल है। लेकिन सर वैसे एक बात है, देखिए मतलब ट्रंप जनवरी में आए हैं, अब हमारे लिए ठीक है उन्होंने वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनका किरदार हमारे लिए सूटेबल नहीं रहा, लेकिन आदमी जंग रुकवाने की कोशिशें तो कर रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कर रहा है, सौरभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कर तो रहा है। लेकिन दो चीजें मैं एक बिल के बारे में भी बोलना चाहूंगा। बिल जो है वो आपने बिल्कुल सही बताया, $3.3 ट्रिलियन का डेट बढ़ेगा उससे, जो टोटल आप 5 कह रहे थे, फिर उतना $1.2 ट्रिलियन का उन्होंने जो सब्सिडीज पहले थी उसको बंद कर दिया, मेडिकेड वाली। तो अगर वो करेंगे तो $3.3 ट्रिलियन का डेट बढ़ेगा। $36.2 ट्रिलियन ऑलरेडी उनका डेट है। तो सोचिए कि अगले 10 साल में उनका डेट कितना बड़ा हो जाएगा, और ये जब बढ़ेगा $40 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा ये बबल है जो कभी भी आपने कंफ्यूज कर दिया। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। सोचिए कितना बड़ा ये क्रेडिट है। इसमें दूसरी चीज उन्होंने की, मेडिकेड बंद करने से 11.8 मिलियन लोग अब इसका फायदा नहीं उठा सकते, वो गरीब लोग हैं। फूड स्टैंप्स तक बंद कर दिए, यानी कि इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को है जिनकी आय $3 मिलियन से ऊपर है, उनको $1,60,000 का फायदा होगा। और गरीब को क्या होगा? $500 से $1,600 का नुकसान होगा। वेलफेयर स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, वेलफेयर स्पेंडिंग कम कर रहे हैं, पर साथ में वहां पे स्पेंड कर रहे हैं जहां फायदा है। लेकिन इनका इलॉन मस्क से क्या प्रॉब्लम है? इलॉन मस्क को $7,500 का टैक्स क्रेडिट मिलता था हर ईवी से, वो बंद हो जाएगा। तो सोचिए जब वो टैक्स क्रेडिट बंद हो जाएगा तो इलॉन मस्क की ईवी सेल में कितनी भारी गिरावट आ सकती है। और यही है मेन कारण, चाहे वो कुछ भी कहें, ये स्पेंडिंग बिल है, ये डोजे है, वो है, ये मेन ये कारण है। मैं फिर वो एक बार दूसरी खबर की बात करना चाहता हूं कि उनके एक बिल आ सकता है जिसमें अगर तेल खरीद रहे हैं आप रूस से तो आपके ऊपर 500% टैरिफ वो लगाएंगे। अच्छा, ट्रंप जैसे आदमी का पता भी नहीं वो कर भी दें, क्योंकि उनके ऊपर दबाव ये बन रहा है कि जब तक आप पुतिन के आय के स्रोत पर चोट नहीं करोगे, और वो सबसे बड़ा स्रोत तेल है, तब तक ये वो उसके पास क्या वजह है कि वो ये जंग रोके। आप उसको चोट पहुंचाओगे, आर्थिक चोट पहुंचाओगे तो वो ये रोकेगा। तो ये सवाल आपने सही बताया कि ये सवाल हुआ रक्षा विदेश मंत्री से वहां पर त्रिपाठी जी, और उन्होंने ये कहा कि वो जो उनके कांग्रेसमैन हैं उनसे हमने भी बात की है, हमारे एम्बेसडर ने उनसे बात की है, हमने उनको अपना पक्ष बताया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये परिस्थिति ना हो, लेकिन अब और अगर ये परिस्थिति आएगी तो देखेंगे हमें उस वक्त क्या करना है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जो भी अमेरिका ये कर रहा है अब वो करने की बहुत स्थिति में नहीं है। अगर उस स्थिति में होता तो बहुत पहले भारत के ऊपर वो प्रतिबंध लगा चुका होता। यूरोप वो खरीदारी करता है, और मुझे हरदीप सिंह पुरी जी का वो बयान हमेशा याद आता है। उन्होंने कहा कि जितना हम महीने भर में लेते हैं उतना वो एक दिन में खरीद लेते हैं। तो वही इसका मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि वो टेररिज्म कर रहा है या वो वॉर मॉन्गर है, तो कौन उसको फंड कर रहा है? इसका मतलब यूरोप ज़्यादा फंड कर रहा है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ भी डील कर रहे हैं, तो ये सारा मसला क्या है कि आपको पुश करके अमेरिका से थोड़ा ज़्यादा तेल ले लीजिए। अमेरिका के साथ जो अभी खबर भी आई कि 10 साल का जो आर्म डील का समझौता है वो हो जाए। और ओवरऑल जब देखें तो बड़ी चीज़ों के साथ ये जो वन बिग बोल्ड ब्यूटीफुल बिल है इनका, उसमें एलन मस्क पर निशाना है, बिल्कुल ठीक बात है, उनकी सब्सिडी घटा दी। वहां जितने सोशल प्रोग्राम थे वो सब खत्म कर दिए।
कॉर्पोरेट टैक्स कट वो ज्यादा हो गया, जो 17 वाला था उसको रेप्लिकेट कर दिया है। लेकिन एक बड़ी शानदार बात है जिसको भारत के संदर्भ में समझना चाहिए, रेमिटेंस टैक्स जो 5% होने वाला था वो मात्र 1% है, यानी 4% का रेमिटेंस टैक्स का फायदा है। तो इसका सबसे बड़ा अगर कोई लाभ मिलने वाला है तो ट्रंप जो बोल रहे हैं एक बात, जब वो पॉलिसी लागू करते हैं तो भारत के विरोध में उसमें बहुत कुछ नहीं दिखता है। इसीलिए मुझे लगता है कि 500% टैक्स वाली बात, जिसको हम लोग अपने यहां देशज में कहते हैं ना, उड़ाइयां चमकाइयां धमकाइयां और बात न बगे तो बने तो फिर भाग जाएंगे, तो ये ट्रंप वैसे ही है। और ये बार बार उन्होंने दिखाया है। नरेंद्र मोदी इस मामले में बहुत स्थिर भाव में, बहुत सलीके से, जिसको कहते हैं कि एक एक कदम कैसे रखना है, किसके साथ क्या है, रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका वो बहुत शानदार।